जो चीज़ें हैं कि भाई पहले ब्लैक जो चीज़ें थी वो बंद हो गई हैं। पहले वही गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले 800 रुपये 900 रुपये का था, ये क्लियर है, और 10 साल के बाद भी आज भी वो 900 रुपये का मिल रहा है। लेकिन हमें टाइम पर मिल रहा है, घर पर मिल रहा है, हमें कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भगने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पहले काला बाजारी थी, जिसके कुछ जैक जुगाड़ थे उसको सिलेंडर मिलता था, जिसके जैक जुगाड़ नहीं थे वो वंचित रह जाता था। तो देखो कहीं ना कहीं अब कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय उस पर हैं, तो वो जैसी ये एक देश का मसला नहीं है, ये पूरे विश्व का मसला है। योगेश जी, वार्ड नंबर 4 की जनता अगर आपको यहाँ से आपकी धर्मपत्नी को सरताज बनाती है तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो वहीं दफन हो जाती है आम जनता तक नहीं पहुँचती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? जी मैं बताऊं, मैं 10 साल से सक्रिय राजनीति में भागीदारी रही है, और मेरे गांव में दोनों सरकार में कभी भी कोई भी योजना का कैंप लगता है, जो प्रशासन गांव के संग अभियान हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण का हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यक्रम हो, मैं हमेशा जब भी मेरे गांव में कोई भी कैंप लगा है, चाहे वो किसानों का पिछले उसमें जो वसुंधरा सरकार ने ऋण माफी का किया था, उसमें भी मैं हर कैंप में उपलब्ध रहता हूं, और मैं वहां जनता की सेवा के लिए खड़ा रहता हूं। मेरे आसपास की जनता सब मुझसे परिचित है, और मैं इसी उद्देश्य के साथ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है पिछला, लेकिन मेरा इसी उद्देश्य के साथ है कि भाई मैं जो जितनी भी योजनाएं, काफ़ी प्रकार की योजनाएं आती हैं, और मैं मानता हूं कि कम से कम 70% तबका इन योजनाओं से वंचित रहता है, तो मैं उन्हीं योजनाओं को घर घर द्वार द्वार तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता मुझे जिताएगी, और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अपने एक और सीनियर सिटीजन की बात करते हैं जी। जो सीनियर सिटीजन पेंशन को लेकर उन्हें सही समय पर पेंशन नहीं मिल पाता है, या फिर किसी अभाव के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी भी कोई समस्या वार्ड नंबर 4 की? देखो वार्ड नंबर 4 की आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं बता देता हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन लागू की थी, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब ये वृद्धावस्था पेंशन लागू की थी तो डॉक्यूमेंट्री डिस्प्यूट के कारण, कि जैसे आधार कार्ड में एज 20 साल बड़ा है, छोटा है, और वोटर कार्ड में पूरा है, इस डिस्प्यूट के कारण मैं आपको बताता हूँ कि 50% तबका जो इसके योग्य हैं, 50% तबका इस पेंशन के योग्य है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, तो सबसे पहले जो पेंशन का मुद्दा है ये सही है। मैं मान के चलूँ 20% महिलाएं, मैंने खुद ने सर्वे किया है, जो विधवा हैं, 20% महिला विधवा हैं, उनका 20% का अब तक 1 साल 6 महीने हो गए। जो आपको पता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिनिमम 1 वीक में जारी हो जाता है, लेकिन 6 महीने 1 साल से वो विधवा पेंशन से वंचित हैं। तो मैंने हाल ही में जब मैं चुनाव के लिए दर दर घूम रहा हूँ, तो मैंने उनको सर्वे में उन महिलाओं को प्राथमिकता से उनका नाम लिया है, और मैं जैसी मैं चुनाव जीतो ची हारूँ, फिर भी मैं उनकी जो आशाएं हैं उन पर मैं खरा उतरूँगा, और मैं उनको इस पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध हूँ। यहाँ से महिला प्रत्याशी है मंजिता देवी, जो BA और M में BEd है, तो ऐसे में जो छात्र वर्ग की बात करेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ का शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, और छात्राओं के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो शिक्षा का प्राइवेटेशन हुआ है, उससे ग्रामीण तबके में शिक्षा एक तरीके से पिछड़ी है, और मैं और मेरी जो धर्मपत्नी है, हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार इस योजना को लाने के लिए स्कूलों में बहुत ज़्यादा सुविधा देती है, लेकिन एक तबका बिना जागरूकता के भाई एक लहर सी बन गई, भाई प्राइवेट स्कूलों में ये है, उसमें स्कूलों में मोटी फीसें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैसिलिटी देकर पढ़ाई बिल्कुल लो है। और ये मान के चलिए कोरोना काल में बिल्कुल स्कूलें भी नहीं लगी, और फिर भी अभिभावकों से ज़बरदस्ती फीस वसूलने का काम किया गया है। तो हमारा शिक्षा को लेकर सबसे बड़ा ये उद्देश्य है। वैसे हमारा ये क्षेत्र है वो शिक्षित है वैसे, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलती है वो प्राइवेट में नहीं मिल सकती है। तो हम घर घर जाकर एक ये अलग भी जगाएंगे कि भाई आप शिक्षा के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जुड़िए, और हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते स्कूलों की मॉनिटरिंग भी करेंगे और शिक्षा विभाग से करवाएंगे भी,
अभी कहाँ कमी आ रही है, जो सरकारी स्कूलों का और बच्चों का जो विनिमुखीकरण हुआ है वो उसमें क्या कमियां हैं, तो हम इसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। योगेश जी, आने वाली 20 तारीख को मतदान दिवस है, एक बड़ा उत्सव है। बड़ा उत्सव है। तो ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 4 की जनता को? देखो, भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यहाँ पर जो चुनाव है उसको चुनाव न मान के एक त्यौहार, एक उत्सव, क्योंकि हमने खूब देखा है हमारे ग्राम में अभी थोड़े दिन पहले एक पंचायतों का चुनाव हुआ था, तो हमारे सजादपुर हमारे पंचायत का क्षेत्र है, तो यहाँ से जो महिलाएं वोट देने गई थी वो गीत गाते हुए गई थी। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मतलब भजन करते हुए महिलाएं गई थी। 1.5 किलोमीटर की दूरी में भी उन्होंने चुनाव को चुनाव नहीं समझा, चुनावी भजन किए उन्होंने। ठीक है, तो ये उत्सव है और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे खुशी की बात ये है कि आप खूब देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार आपको युवा मिलेंगे। तो ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है भाई, युवा भी जुड़ रहे हैं और इसको एक नहीं तो पहले युवा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब ज़्यादा और अब जागरूक हैं और वोट पोलिंग सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पहले भी होती है और हम जागरूक करेंगे कि अपने मत का प्रयोग, देखो वोट और बेटी ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम पूरी तसल्ली से, न तो वोट की कीमत लगाई जा सकती न बेटी की कीमत, जो वोट अपने हृदय से और बिल्कुल सही से जो मतदाता वोट का प्रयोग करता है वही एक सच्चा लोकतंत्र है। योगेश जी, हिंदुत्व में एक बड़ा उत्सव भी आ रहा है, दिवाली पर्व आ रहा है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पूरे देशवासियों को और मेरे वार्ड नंबर 4 की समस्त जनताओं को अभी हाल ही में जो दशहरा पर्व है, जो श्री राम 14 साल का वनवास काट के रावण का वध करके अयोध्या नगरी में लौटे थे, उसके आयोजन के लिए ये हमें एक संदेश मिलता है कि भाई अधर्म का नाश हो, धर्म का जड़ सदा हरी रहे। और पूरे देशवासियों को, वार्ड नंबर 4 के समस्त मेरी जनता माता को मैं दीपावली की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे यहाँ से योगेश कुमार। यहाँ मंजिता देवी जी चुनाव मैदान में है, आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि अगर जनता हमें यहाँ से सरताज बनाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर लाई जाएगी। और सबसे अहम है कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ किंग मेकर की भूमिका में भी रहेंगे। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए डीपी के न्यूज़ चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से, और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 से यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार मंजिता देवी चुनाव मैदान में है। मंजिता देवी अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर गए हुए हैं, जनसंपर्क किया जा रहा है उनके द्वारा, और उनके सहयोगी योगेश जी हमारे साथ है। योगेश जी, स्वागत है आपका। जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है। वार्ड नंबर 4 के ग्राम पंचायत मुन्नरवाड़ा कला के शहजादपुर गांव में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। योगेश जी, अब आप चुनाव मैदान में हो, कमर कस रखी है, पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है, ऐसे में आप अब घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिला जा रहा है। किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? जी देखिए, हमारा जो देश है वो किसानी देश है और एक कहीं युवाओं का देश है। तो अभी हम जो चुनाव मैदान में, हमारी धर्मपत्नी मंजिता देवी है वो चुनाव यहाँ से लड़ रही है, और हमारा जो एक ही उद्देश्य ये है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं वो भाई आधुनिक खेती से कैसे जुड़े। हमारे जो युवा साथी हैं, देखो भारत युवाओं का देश है और स्वच्छ राजनीति के लिए युवाओं का आगे आना ज़रूरी है। और हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हमारा युवा जागरूक हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो काफ़ी हद तक हम इस देश को एक प्रगति की राह पर लेके जा सकते हैं। तो हमारे जो चुनावी जो मुख्य जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के विकास के लिए, जो हमारी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, और अभी हाल में एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, पूरे राजस्थान में भी बनी हुई है, और एक यहाँ जो डीएपी का खाद है उसकी भी काफ़ी समस्या हो रखी है। और एक हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो आधुनिक खेती से बहुत कम जुड़े हुए हैं। सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं लेकिन पता नहीं कहाँ भाई, ये मान लो सरकार का और अधिकारियों का या कर्मचारियों का या हमारे जनप्रतिनिधि का कहीं कॉम्बिनेशन न बन पाने के कारण वो ये जो हमारा वर्ग है वो वंचित रह जाता है। तो काफ़ी जैसे गरीब कल्याण के लिए काफ़ी जो भी सरकारें आती हैं वो योजनाएं लाती हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो योजनाएं हैं इनको जनता से जुड़ाव हो। तो इसी संदर्भ में हम चुनाव लड़ रहे हैं और यही हमारा एजेंडा है।
भाई हम अपने गांव को, देश को एक प्रगति की राह पर लेके जाएं। योगेश जी, आप इस समय आज़ाद उम्मीदवार की भूमिका में हो, आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, ऐसे में आपने कोई बड़ी पार्टियों से सिंबल की तैयारी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ और पदाधिकारी भी रहा हूँ, और हमारी कोई नाराज़गी भी नहीं है। लेकिन हमारी यहाँ की जनता का, मेरे युवा साथियों का, मेरे ग्राम के बुज़ुर्गों का एक मन था कि भाई आप चुनाव लड़िए। और मेरा क्या था कि मैंने टिकट की दावेदारी भी की थी, लेकिन किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से मेरा टिकट का कैंसिल हो गया। तो मैंने आम जनता में राय की है, युवा साथियों से मैंने राय की, तो उन्होंने बोला देखो आप लड़िए चुनाव। तो वैसे हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन हम अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में हैं और जनता का समर्थन है मेरे। अगर जनता आपको यहाँ से जिताती है फिर आपका रुख किस तरफ हो रहा है? देखिए, ये तो जो कुछ चीज़ें भविष्य के गर्त में रहती हैं, ये किसी को नहीं पता। आप बता सकते हैं कि मेरी जीत सुनिश्चित है नहीं है। मेरा एक एजेंडा है, यहाँ की जनता की सेवा करना, और मैं सेवा के लिए ही मैदान में हूँ। मेरा किसी प्रकार से ये नहीं है कि भाई उधर जाना इधर जाना, ये नहीं है। मेरा जनता से सीधा जुड़ाव है और मैं जनता की समस्या को आगे लेके जाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 4 में सबसे बड़ी समस्या कौन सी आ रही है? सड़कों का हाल देख लो, बिल्कुल बेहाल है। पेयजल को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई समस्या? देखिए, पिछले भाजपा की जो सरकार थी उसमें काफ़ी काम हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी हमारे यहाँ 2.5 साल का जो कांग्रेस का राज है, ये मान के चलिए कि उससे न युवा वर्ग संतुष्ट है। अभी हाल ही में मेरी धर्मपत्नी ने भी जो अभी चुनाव मैदान में रीट का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ बच्चों ने रीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन सरकार की लाल पिता सहित लापरवाही के कारण 20 लाख लोगों का, युवाओं के साथियों का भविष्य आज अधर में है। उनको ये नहीं पता कि हम इन है या आउट हैं, परीक्षा रद्द होगी या नहीं है। तो 20 लाख लोगों का आज उम्मीद थी जो इस सरकार ने ख़त्म कर दी है। तो इन्हीं के साथ हम इन्हीं आवाज़ों को उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए चुनाव मैदान में। और यहाँ की सड़कें भी, पानी, बिजली की तो आप देखो, किसान खेत में पूरे दिन बैठा रहता है। कभी 1 घंटे लाइट आती है, कभी आधे घंटे लाइट आती है। एफआरटी की टीम गांव में घूमती नहीं है। और आप मान के ये चलिए कि मीटर में इतना ज़बरदस्त बिलिंग आता है। सबसे महंगी जो राजस्थान सरकार में जो बिजली की यूनिट है, सबसे महंगी राजस्थान में है। तो ये कुछ काफ़ी समस्याएं हैं जो इस सरकार की हैं और ये चुनौती बनी हुई है। नहीं, कांग्रेस की बिजली दरें तो काफ़ी उछाल है। बिल्कुल ठीक है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गैस सिलेंडर की बात कर लो, पेट्रोल डीजल की बात कर लो, वो भी कहीं ना कहीं आम जनता की पहुंच से बाहर हो गया। देखो, इसका मैं एक बात बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पर टिकी हुई होती हैं। जैसे अब आप एक बात बताएं, आप 5 राज्यों का डीजल पेट्रोल का भाव ले लीजिए। हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, वहाँ हमें 10 रुपये कम में मिल रहा है, जबकि सेम वहीं के अंदर से उपलब्ध होता है। लेकिन सारा चीज़ वैट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ की राजस्थान सरकार अगर वैट कुछ कम कर दे तो काफ़ी हद तक हमें राहत मिल सकती है। और देखिए, रही बात घरेलू गैस सिलेंडर की, महंगाई से आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व समुदाय कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। क्योंकि लगातार 2 साल से कोरोना महामारी के बीच में हमारी जो आर्थिक प्रगति थी वो कहीं ना कहीं रुकावट आई है, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हुए।